बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वैक्सीन पर अब तक हम 5-5 करके 4 वीडियोज़ में आपको 20 सवालों के जवाबात दे चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आपको हर वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी मैं अलहदा से प्लेलिस्ट भी बना दूँगा। आप हेल्थ या कोरोना के नाम से इसकी अलहदा से प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ देख सकेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। फिर अगली कन्फ्यूजन कोरोना वैक्सीन में मौजूद माइक्रोचिप के बारे में है। ऐसे तमाम दावे मनगढ़ंत हैं। कोरोना वैक्सीन में किसी भी किस्म की चिप मौजूद नहीं है। मार्केट में बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज़ फैली हुई हैं, बहुत सारी लॉबी इस पर वर्किंग कर रही हैं। ऐसे दावों में फ़िलहाल तो कोई हकीकत नहीं लग रही। खुसूसन जो फाइज़र की वैक्सीन है उसकी फार्मूलेशन में कोई भी मेटल शामिल नहीं है, यानी उसमें कोई भी धातें शामिल नहीं है। उसकी फार्मूलेशन फाइज़र वालों की सिंपल सी है, जिसमें जो अनासर शामिल हैं उनकी मिकदार से, उनके नाम से मेडिकल एक्सपर्ट्स वेल नोन हैं। और प्रॉपर हर कंट्री में जो भी ड्रग्स इंपोर्ट होती हैं उनकी टेस्टिंग के लिए प्रॉपर एक मैकेनिज़्म मौजूद होता है। और अगर ऐसा कोई चिप वाला कोई इंग्रेडिएंट मौजूद हो तो वो फ़ौरन डिटेक्ट हो सकता है, जो कि उस कंपनी की और उस कंट्री की इंटरनेशनली शर्मिंदगी और जुर्मानों की केसेस की वजह बन सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना वैक्सीन कितनी ड्यूरेशन के लिए इफ़ेक्टिव रहेगी अगर इसकी डोज़ पूरी कर ली जाती है। वैक्सीन की पहली डोज़ लगवाने के 14 दिन के बाद वैक्सीन अपना बॉडी में रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देती है, इनके इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का लेवल इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। वैक्सीन से हासिल होने वाला मुदाफ़ती निज़ाम तवील अरसे तक चलता है। अब जैसे फाइज़र वैक्सीन है वो 95% तक मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत कर देती है और उसकी तसीर इफ़ेक्टिविटी एफिकेसी 2 बरस तक 2 साल तक बरकरार रहती है। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में फाइज़र की तरफ से तीसरी डोज़ का 2 साल बाद तीसरी डोज़ का मशवरा दे दिया जाए। इसी तरह जहाँ तक साइनोफार्म वैक्सीन का ताल्लुक़ है तो उसकी 2 डोजेस पर तकरीबन 80% इम्यूनिटी गेन होती है और हो सकता है फ्यूचर में 1 साल बाद उसकी 3rd डोज़ रिकमेंड कर दी जाए कि 1 साल बाद उसका या कुछ महीने बाद उसका मुदाफ़ती निज़ाम हल्का पड़ जाता है, क्योंकि मुदाफ़ती निज़ाम इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर पड़ने लग जाता है तो उस सूरत में फिर अगली डोज़ का मशवरा दिया जाता है। कई लोग जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके होते हैं वो भी ब्लैक फंगस के खौफ में मुब्तला होते हैं कि उन्हें भी कहीं ब्लैक फंगस ना लग जाए। तो इस सिलसिले में ये ज़हन में रखें कि ब्लैक फंगस ऐसे लोगों को अमूमन लगता है जिनका मुदाफ़ती निज़ाम इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, जैसे कैंसर के मरीज़। और ये आजकल स्पेशली इंडिया में काफ़ी फैला हुआ था। ये ब्लैक फंगस नाक और दिमाग की नालियों पर हमलावर होता है। इसके अलावा ये ब्लैक फंगस वक़्त से पहले पैदा हो जाने वाले बच्चों के निज़ामे इन्हज़ाम पर भी हमलावर होता है, जो कि फेफड़ों को और जल्द को भी मुतासर करता है। फिर इंजर्ड यानी ज़ख्मों वाले इंसान भी इससे मुतासर होते हैं। फिर कुछ ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हुए कि कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है और उसके बाद भी कोरोना हो गया है। इस वजह से भी पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। तो उसका एक तो ये ज़हन में रखें कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के अगर कुछ दिन बाद या 2-4 हफ्तों बाद ऐसा होता है तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि अभी इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं हो पाया वैक्सीन की वजह से, तब भी ऐसा मुमकिन है। और दूसरा, कोरोना वायरस की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। अगर कोई वैक्सीन वन टाइप ऑफ कोरोना के अगेंस्ट बॉडी को बेहतरीन डिफेंस देती है तो वो ज़रूरी नहीं कि दूसरी टाइप ऑफ कोरोना के अगेंस्ट भी अच्छा डिफेंड कर पाएगी। और सबसे अहम पॉइंट ये कि वैक्सीन लगवाने वालों से कोरोना वैक्सीन की मुंतकली के इम्कानात इन लोगों के मुकाबले में बेहद कम हैं जिन्होंने वैक्सीन ना लगवाई हो। लिहाजा वैक्सीन लगवाने को तरजीह दें। और ख़ास कर जो दूसरे प्रॉब्लम्स में भी मुब्तला हैं लोग, जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी, रीनल हेपेटिक डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ एट्सेट्रा, तो उन्हें तो आई थिंक बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए। अब दोनों डोजेज़ में तख़ीर के हवाले से ये भी क्वेश्चन फिर ज़हन में आता है कि क्या तख़ीर के साथ दूसरी खुराक लेने की सूरत में वो दूसरी खुराक मौसर साबित होगी। तो पहली खुराक के बाद वायरस लगने से जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है और फिर दूसरी
खुराक इस तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूत बना देती है। यानी ऐसे समझ लें कि दूसरी खुराक का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो पहली खुराक से पैदा होने वाले असरात को मजबूत करने के लिए, तक़वियत पहुँचाने के लिए लगाई जाती है। लिहाजा उसका जो शेड्यूल है, जो दोनों डोजेज़ के दरमियान रिसर्च में गैप डिसाइड किया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा तख़ीर नहीं होनी चाहिए। और ये भी रिसर्च में ये भी बात सामने आई, जो कि मैंने पहले भी बताई, कि पहली खुराक से वायरस लगने के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है वो कई माह तक चलता है, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि दूसरी खुराक में ज़्यादा डिले किया जाए और वो डिले इतना ज़्यादा हो जाए कि फिर तीसरी खुराक की भी ज़रूरत पड़ जाए। और इसी डिले से, अननेसेसरी डिले से, बहुत ज़्यादा डिले से बचने के लिए फिर अब मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की वैक्सीन्स लगाने का डिसाइड किया गया कि दोनों डोजेज़ बेशक डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की हो जाए, मगर डोज़ इन टाइम दे दी जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेल्स और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, उनकी फर्टिलिटी पर कोरोना वैक्सीन का कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है, और क्या अगर किसी ने ब्लड डोनेट किया है तो वो उसके बाद कोरोना वैक्सीन लगवा ले, या वैक्सीन लगवाने के बाद अगर वो ब्लड डोनेट कर दे तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं, और किन कंडीशंस में कोरोना वैक्सीन बिल्कुल भी इंजेक्ट नहीं करनी चाहिए, और इंजेक्ट करवाने से पहले किसी कंसल्टेंट से, अच्छे डॉक्टर से राय लाजमी लेनी चाहिए। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कोरोना वैक्सीन का ब्लड क्लॉटिंग से कोई रिलेशन है, ताल्लुक है, और क्या डिफरेंट ब्रांड्स की, डिफरेंट कंपनीज की वैक्सीनेशन लेने वाले फीमेल्स और मेल्स आपस में शादी कर सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आप अगली वीडियो में। और आपके भी जहन में अगर कोई सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस सवाल जवाब के सेशन का हिस्सा बने। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।